वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड अंडर इट वी विल डिस्कस लिंग्विज्म। आज हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समस्याओं का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत भाषावाद की समस्या पर चर्चा करेंगे। लैंग्वेज सिम्बलाइजेज द कल्चर एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल। वास्तव में जो भाषा होती है वो व्यक्ति के चरित्र एवं उसकी संस्कृति का प्रतीक होती है। इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है तो ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक संचार के माध्यम के रूप में काम करती है। लेकिन जो उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है वो एक पहचान, वो जो संवाद होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके आधार पर एक पहचान को विकसित करती है। और अगर हम एक भाषा के इतिहास पर देखें तो वो इतिहास ही एक सांस्कृतिक जीवन का इतिहास है, जो कि एक व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को बोलता है। और जब व्यक्ति कई प्रकार की भाषाओं को बोलता है तो इससे उसके समक्ष एक कई जटिल विशिष्ट भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे के साथ गुथे हुए रूप से समाहित होकर उसके समक्ष आते हैं और उसको कई प्रकार के अंतर्क्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो आइडेंटिटी, जो पहचान एसोसिएटेड होती है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक विशिष्ट भाषा से, वो कहीं ना कहीं एक जो उसके भाषा को प्रयोग करने वाले स्पीकर्स हैं उनके जो पहचान को उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको और परिमार्जित करते हैं। वो किस पर्टिकुलर ग्रुप को, क्लैन को, एरिया को, रीजन को बिलोंग करता है, उसको डिनोट करने का काम करता है। तो इस तरह से जो भाषा है वो एक बहुत ही मतलब ये भाषा की ही शक्ति है कि वो अपने आप को इस तरह से अभिमुख कर सकता है कि वो इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी स्टेट कैन नॉट बी अंडरमाइंड। मतलब ये किसी राज्य की राजनीति भाषा के इस महत्व की अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि व्हेन यू स्पीक आई नो वेयर यू बिलोंग। ये एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई भाषा बोलता है तो समझ में आता है हाँ वो उस पर्टिकुलर बेल्ट, उस रीजन, उस क्षेत्र को बिलोंग करता है। तो वो उसके साथ एक आइडेंटिटी के फैक्टर को जोड़ते हुए ही वर्क करने लगता है। और इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके आधार पर जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रभावित होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है जिसके आधार पर जो भारत की भौगोलिक संरचना है, जो भारतीय राज्यों की जो भौगोलिक संरचना है, उसको स्वरूप प्रदान करने या पुनः स्वरूप प्रदान करने में भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करती है। अब जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब ये उठता है कि क्या भाषा के आधार पर राजनीतिक रूप से संगठन या एक समूहन बन सकता है, तो ये एक बहुत पुरानी बात है। ये आज की समय की बात नहीं है कि भाषा के आधार पर राजनीतिक एकीकरण या एकजुटता का प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्रीय नेताओं के किए हुए वादों को देखें तो स्वतंत्रता काल के पूर्व, मतलब औपनिवेशिक काल में ही जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था, भाषाई आधार पर प्रांतों को पुनर्गठित करना, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम कर रहा था। एक बहुत बड़ा कारक था जिसके आधार पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश किए गए ताकि वो यूनाइटेड होकर ब्रिटिश साम्राज्य के जो शासन है उसके विरुद्ध एकजुट होकर उसका सामना कर सके, उसका विरोध कर सके और उसके माध्यम से देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सके। परंतु जो सर्कमस्टेंसेस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम देखते हैं कि उत्तर औपनिवेशिक काल में यहाँ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो थोड़ा सा इस भाषा के क्वेश्चन पर बैक सीट पर आ जाते हैं, विशेषकर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात पर। पहले तो उसके आधार पर लोगों को एकजुट किया गया, लेकिन बाद में उस क्राइटेरिया को नहीं कंसीडर किया गया। लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, वो इन चीज़ों को नहीं भूलती है। तो इसीलिए भाषा के आधार पर बहुत उग्र, बहुत ही लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुए और वो हम देख सकते हैं कि
औपनिवेशिक काल में, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में भाषा के आधार पर पॉपुलर एंड वायलेंट कई मूवमेंट डिमांड बनकर उभर कर सामने आए और काफ़ी मुखर रूप से लोग इन डिमांड को रखने लगे। तो क्या भाषा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भाषा एकमात्र क्राइटेरिया, मापदंड हो सकती है राज्यों के पुनर्गठन की कि नहीं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या राज्यों को ऐसी अगर जनता की कोई लोकप्रिय मांग उत्पन्न होती है जिससे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो एकीकरण या राष्ट्रीय समूहन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार की मांगों के सामने क्या राज्य को झुकना चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण की बात हो रही है या होगा, उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारे नेतृत्व इसको जूझते हैं और इसका समाधान करने के लिए उन्होंने कई समितियों की नियुक्ति की जो कि किसी एक सर्वसम्मत समाधान को ढूंढ सकी। और हम ये देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो और डिवास्टेटिंग होती चली गई और आज के समय में भाषा के आधार पर राज्य बनना एक रियलिटी हो गई है। कहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश से ये जर्नी स्टार्ट होती है और मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है और वो जर्नी चलती है आपकी 2014 में तेलंगाना तक। अभी तक कई राज्य डिमांड बनाए रहे हैं कंटिन्यूसली। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रीजनलिज़म है, जो क्षेत्रवाद है, वो भी बढ़ रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नए राज्यों के निर्माण विशेषकर भाषा के आधार पर इसकी मांग कम नहीं हो रही है, वरना दिन प्रतिदिन इस मांग की बढ़ोतरी ही होती जा रही है। और ये जो मतलब एक तरह से जो रोल ऑफ लैंग्वेज है, भाषा के आधार पर राजनीतिक पुनर्गठन, ये जो फैक्टर है ये बहुत कई उसके अलग डायमेंशन में है क्योंकि इससे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी रेज हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ रीऑर्गेनाइज करने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो कैसा पॉलिटिकल जोग्राफिक सिनेरियो इंडिया का उभर कर आएगा इस प्रकार के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, किस प्रकार की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उभर कर आएगी इस तरह के रिशेपिंग के बाद, या लैंग्वेज क्या अभी भी एक राज्यों के विघटन का या राज्यों के अलग होने का, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बनने का मुद्दा बना रहेगा, या फिर भाषा का कितना मतलब इसका कितना प्रभाव भाषा का राजनीति पर, राजनीति का भाषा पर पड़ेगा और इससे हमारी जो संघीय संरचना है देश की वो कितना प्रभावित होगी। इन चीज़ों को हमें समझना होगा और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग जिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को देखेंगे उसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो ये भाषा का प्रश्न है इसका क्या थोड़ा बैकग्राउंड है और कैसे प्रांतीय आधार पर पूर्व आपके औपनिवेशिक काल में और उत्तर औपनिवेशिक काल में किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ये देखना बहुत आवश्यक है कि जो भारत की जो राजनीतिक मानचित्र है उसको किस प्रकार से अलग अलग समय पर राज्यों के गठन या पुनर्गठन, फिर से पुनर्गठन से कैसे ये प्रभावित हुआ है राज्य का मानचित्र, इसको राजनीतिक मानचित्र इसका देखेंगे। और उसके बाद किस प्रकार से जो ये लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स भाषा के आधार पर आंदोलन हुए इसने लोगों को किस प्रकार से गतिशील किया और साथ ही इसका कितना प्रभाव राष्ट्रीय निर्णय निर्माण पर पड़ा, केंद्र सरकार इससे कितना प्रभावित हुए, इसमें भाषाई आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम इस समस्या को समझ पाएंगे। इस पर काफ़ी डिबेट रहता है कि वन स्टेट वन लैंग्वेज ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए क्योंकि वो हमेशा इस फैक्टर को प्रोफाउंड करते हैं। इवन इसका बैकग्राउंड भी अगर हम देखें लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, उनका कहना है कि हमारा एक राज्य है तो हमारी एक भाषा होनी चाहिए। भाषाई राज्य के बारे में बी आर अम्बेडकर ने भी
बहुत ही व्यापक रूप से अपने आर्टिकल्स के थ्रू बताया था। और आर्टिकल्स में इस चीज़ को कि नीड फॉर चेक एंड बैलेंस की बात उन्होंने की थी। फिर माई थॉट्स और लिंग्विस्टिक स्टेट्स में भी उन्होंने कहा था कि कैसे ये एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन आगे चलकर बन सकता है, एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, जिसके आधार पर राज्यों के गठन पुनर्गठन होने की चांसेस हैं। अब हम इसके उद्भव को देखेंगे कि इसका जेनेसिस क्या है, कैसे इस समस्या की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत हम बंगाल के पार्टीशन से देख सकते हैं, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुई और उसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो कि एक तरह से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है। परंतु बंगाल के विभाजन के बाद ये चीज़ ऐसा नहीं, ब्रिटिशर्स ने कोशिश यही की कि बंगाल की यूनिटी पर अटैक किया जाए और पार्टीशन करके वो उन्होंने एक छद्म आवरण तो यही ओढ़ लिया कि हम अपने प्रशासनिक एकदम सुगमता के कारण इस प्रकार का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव था वो सब जानते थे कि वो पार्टीशन करना चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं था, बंगाल ने इस षड्यंत्र को अच्छे से समझ लिया कि ये जो निर्जातीय रूप से और भाषाई के रूप से वो एक वर्ग है और इस प्रकार का जो विभाजन किया गया है ये अप्राकृतिक है, ये उन्हें काफ़ी जल्दी समझ में आ गया। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो फीलिंग ऑफ यूनिटी थी, इसी एकता की भावना ने एक सामान्य भाषा का आधार निर्मित किया। और इस सामान्य भाषा के आधार पर जो एथनिसिटी है, जो एक निजातीय पहचान थी, जो कि उस क्षेत्रीय विविधता के अंतर्गत समाहित थी, उसको भी वो मजबूत करने पर बल देती है। तो इसलिए जो सिद्धांत की जो प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन का, प्रांतों का पुनर्गठन का जो सिद्धांत है और इसमें भाषा को आधार मिला, इसको हम कह सकते हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसी का ही ये एक तरह से आउटकम है, उसी से ग्राउंड उसी से उसकी ज़मीन तैयार हुई। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, जैसा कि फित्से ने कहा था कि whenever a separate language is found, there is also a separate nation। मतलब ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ हम देखते हैं कि अलग भाषा पाई जाती है तो वहाँ एक अलग राष्ट्र की भी संभावना होती है। तो ये लिंग्विस्टिक डिमांड्स उसी समय औपनिवेशिक काल में ही बढ़ते चले गए और आगे चलकर जो यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था बिहार और उड़ीसा का, वो उसको दो भागों में बाइफरकेट कर दिया गया और उड़ीसा एक अलग प्रोविंस प्रांत के रूप में 1936 में अस्तित्व में आया। और ये कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर निर्मित ये पहला राज्य था। ये अलग बात है, ये औपनिवेशिक काल की घटना है, लेकिन उसी समय से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की नींव पड़ चुकी थी। अब आते हैं कि उस समय के जो भी प्रॉमिसेस बनाए गए, कुछ वादे किए गए और कुछ डिसीजंस लिए गए पर वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक को कहा जा सकता है कि वो पहले राष्ट्रीय नेता थे जो कि भाषाओं की विविधता की काफ़ी प्रशंसा करते थे और वो कांग्रेस को भी इसके लिए अर्ज करते थे कि वो इस पर कार्य करना शुरू करे कि विभिन्न जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो अलग अलग क्षेत्रों के जो लिपियां हैं, उसकी भाषा, संस्कृति, उनके स्क्रिप्ट्स को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और उन्होंने भाषा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने के लिए 1891 में ही इस पर बल दिया था। उस समय केसरी पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि जो अब वर्तमान जो प्रशासनिक विभाजन भारत का किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो ऐतिहासिक प्रक्रिया चली आ रही है और कुछ कम मामलों में तो ये एक दुर्घटना का ही परिणाम कह सकते हैं। अगर इनको प्रॉपरली फिर से रिप्लेस्ड किया जा सके और भाषाई आधार पर कुछ अलग अलग इकाइयाँ निर्मित की जा सके तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा कारक बन सकता है, जिससे हमारा एक जो मिली जुली, एक जो संगठित सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं
लोगों को और भाषाई आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को भी इससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगा और उससे एक नई तरह का सिस्टम उभर कर सामने आ सकता है। आगे चलकर फिर एस.एन. मजूमदार ने भी इस पर फोकस किया कि जो ये हम लोग क्या करते हैं, एक एसिमेट्रिकल लेबर में, मतलब वो है नहीं सही, एक वो छद्मीय रूप से हम इस बात पर फोकस करते हैं कि एक वो लॉपसाइडेड होता है कि हम एकता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकता जहाँ पे इतनी विविधता है वहाँ पर हम पूरी विविधता की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस अवहेलना में जो भारत की बहुराष्ट्रीय चरित्र है वो प्रभावित होती है और ये काफ़ी नेगेटिव हो सकता है कि उन लैंग्वेजेस के लिए जो थोड़े बैकवर्ड लैंग्वेजेस है, जिनका बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, जो थोड़े से कम लोकप्रिय भाषाएं हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि नेता जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको समझे कि एकता को तभी संरक्षित और संगठित किया जा सकता है जब हम विविधता को मान्यता भी प्रदान करेंगे और उसको सम्मान भी प्रदान करेंगे। तो अलग अलग समय में नेताओं के द्वारा, हमारे नेतृत्व के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भी भाषाई विविधता से संबंधित मांगों, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, भाषाई विविधता के संरक्षण को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं आई और उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय जो संवैधानिक सभा थी उसने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। उसके अध्यक्षता की थी एस.के. धर ने, और इसमें कुछ और विधि विशेषज्ञ और सिविल सर्वेंट्स, अधिकारी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो था पुनर्गठन पर, कि जिसके माध्यम से प्रशासनिक दक्षता हेतु या प्रशासनिक सुगमता हेतु ये आवश्यक कारक के रूप में काम करेगा। और साथ ही ये भी फैक्टर रखा गया कि केवल मात्र भाषा को ही एकमात्र कारक नहीं माना चाहिए, बाकी कारकों को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकृत किया गया कि जो लोगों की भावनाएं हैं हमें उनका भी सम्मान करना होगा। और इसमें स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में कहा भी गया कि अगर जन भावना इस बात पर बहुत बल देती है या इस मामले में बहुत तीव्र होती है कि उन्हें भाषाई आधार पर कुछ अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, तो क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संवाहक हैं, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए हुए हैं, तो हमें भी हैव टू सबमिट टू इट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। यानी हमें कुछ मामलों में ऐसे विषयों को भी संज्ञान में लेना होगा। हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए ताकि पूरे भारत का उसमें कल्याण निहित हो, ना कि सिर्फ उन निहित हितों की पूर्ति हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट को इसमें सम्मिलित किया गया। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो बात हो गई उस समय इनिशियल फेज़ की, आंध्र एजिटेशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाषाई आंदोलन की शुरुआत होती है आंध्र के आपके विद्रोह और राज्य पुनर्गठन आयोग के कॉन्टेक्स्ट में। उत्तर औपनिवेशिक काल में जो तेलुगु बोलने वाली जनता थी, असल में सिचुएशन ऐसी थी कि भारत में उस समय हिंदी के बाद तेलुगु जो है वो भारत में एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। तो इसलिए जब उत्तर औपनिवेशिक काल में तेलुगु जनता ने क्या किया, वो अपनी भाषा अपने स्वर को मुखर करने लगे कि ताकि जो प्रांतीय पुनर्गठन की बात है, भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हो सके, ऐसे प्रस्ताव को पारित करने पर उन्होंने काफ़ी मुखर रूप से अपना उग्र प्रदर्शन शुरू किया। इनिशियली जो शुरुआत में आंध्रा आंदोलन था वो संत सीताराम द्वारा शुरू किया गया और उन्होंने अपना एक आमरण अनशन शुरू किया
लेकिन जब विनोबा भावे ने उनको बाध्य किया कि वो इस प्रकार के अनशन को तोड़ दे, तो उन्होंने अपने इस अनशन को तोड़ दिया। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्री रामलू, इन्होंने फिर से आमरण अनशन की शुरुआत मद्रास में की। अब इस समय गलती ये हो गई कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस प्रोटेस्ट और उस डेमोन्स्ट्रेशन जो तेलुगु लोग कर रहे थे उससे वो बहुत प्रभावित नहीं हुए। यहाँ तक कि उस समय उन्होंने ओपन एक लेटर भी लिखा राजगोपालाचारी को कि वो उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो आंध्रा की सिचुएशन वो इग्नोर कर रहे हैं और फैक्ट्स नॉट फास्ट वुड डिसाइड द इशू, यानी तथ्य निर्धारित करेंगे इस मामले का क्या निस्तारण होना चाहिए, ना कि कोई अनशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो जिस समय तक नेहरू समझ सके कि ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है और वो डिसाइड करते हैं कि हम रामलू से बात करेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो गया था और 3 दिन पश्चात पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हो जाती है कॉन्टिन्यूस आमरण फास्टिंग की वजह से, अनशन की वजह से। और ये कॉन्टिन्यूस अनशन वो फॉर लास्ट 58 दिनों से कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी उग्र विरोध शुरू हुआ और उसके बाद नेहरू को बाध्य होना पड़ा और वो एक स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य जारी किए कि वो एक सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र स्टेट का निर्माण करेंगे और वो फाइनली एग्जिस्टेंस में आता है ऑन 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है। और के.वी. नारायण राव इस कॉन्टेक्स्ट में लिखते भी हैं कि ये जो अस्पष्ट एवं पलायनवादी जो प्रवृत्ति उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारक था, एक जिम्मेदार कारक था, जिसकी वजह से इस तरह के जो प्रोटेस्ट, इस तरह से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने का जो ये तरीका हुआ, ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। सामान्य जनता को समझ में आया कि हम इस तरह से प्रेशराइज करके अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट्स से फुलफ़िल करा सकते। तो जो आंध्र एजिटेशन के बाद आंध्र स्टेट का क्रिएशन हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमीशन, एक आयोग को अपॉइंट किया ऑन 29 दिसंबर 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में एक आयोग की नियुक्ति की गई ताकि वो राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के प्रश्न का जांच पड़ताल कर सके, परीक्षण कर सके। इस कमेटी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसमें फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा H.N. कुंजरू और K.M. पनिक्कर इनके और 2 सदस्य थे। इस कमेटी ने संसद में 14 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट रखी और भाषाई आधार पर राज्यों से संबंधी विवाद को देखते हुए इस आयोग ने इसको स्पष्ट किया कि ये संभव भी नहीं है और ये अपेक्षित भी नहीं है कि राज्यों का जो पुनर्गठन है और उसमें केवल भाषा या संस्कृति को एकमात्र परीक्षण करने वाला क्राइटेरिया मान लिया जाए और उसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से रखने की कोशिश की, एक संतुलित दृष्टिकोण रखा कि भाषाई जो एक समजातीयता है या भाषाई अस्तित्व का फैक्टर है, इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में माना जाएगा और साथ ही ये प्रशासनिक सुगमता और प्रशासनिक दक्षता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको संज्ञान में लिया जाएगा, परंतु इसको केवल मात्र एकमात्र कारक या एकदम बाध्यमूलक सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही हमें दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रशासनिक, वित्तीय, राजनीतिक पक्ष, उसको देखते हुए ही इस प्रकार की मांगों के कॉन्टेक्स्ट में निर्णय लिए जाएंगे। उसके बाद आपका आता है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो डिसीजन वर्किंग स्टार्ट होता है कि उसके आधार पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए।
जब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना 1950 में, तो उस समय जो हमारे संविधान में उस समय जो व्यवस्था थी वो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की व्यवस्था थी। उसमें 4 वर्गीकरण 4 भागों में राज्यों का, भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें पार्ट A, B, C, D 4 भाग थे और उसमें कुल मिलाकर 29 राज्य थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि ये जो 4 भागों में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है संविधान के अंतर्गत, इसको हटाया जाए और इसके स्थान पर उन्होंने 16 राज्यों और 3 केंद्रीय शासित क्षेत्रों का निर्माण की संस्तुति की। सरकार भी उनके रिकमेंडेशंस को, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को स्वीकृत करती है, और लेकिन साथ ही उसने उसमें कुछ परिवर्तन भी किया और इसी के तहत संविधान में 7वां संशोधन 1956 में किया जाता है, जिससे कि राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था को प्रभाव में लाया जा सके। और इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य और 7 केंद्रीय शासित जो क्षेत्र हैं वो अस्तित्व में आते हैं। तो इस प्रकार जो पुरानी व्यवस्था थी उसको हटाकर एक नई व्यवस्था को इसमें उभर कर सामने लाया गया, और ये जो नई व्यवस्था उभर कर आई, इसके अंतर्गत मद्रास, केरला, कर्नाटका, हैदराबाद, आंध्र, बॉम्बे, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, ये 16 राज्य निर्मित हुए, और जो यूनियन टेरिटरीज थे, आपके संघीय क्षेत्र, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान और निकोबार, ये अस्तित्व में आए। अब आते हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक मानचित्र है इसको बार बार इसको पुनर्निर्मित किया गया। जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ यूनिलिंगुअल स्टेट के रूप में, एक भाषाई आधार पर कि वहाँ पर एक ही तेलुगु भाषा की प्रमुखता थी, उसके आधार पर वहाँ एजिटेशन हुआ, और 1 नवंबर 1956 में जाकर आंध्र प्रदेश का यूनिफिकेशन होता है। तो यूनिफिकेशन आपके बाद भी होता क्या है कि आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ द देन आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद स्टेट भी उसमें सम्मिलित था, उसको आगे चलकर वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बनता है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लीडर्स के बीच में 20 फरवरी 1956 में होती है। और इसके रिजल्ट से उसके बाद क्या होता है, ये यूनिफिकेशन के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग मतलब लैंग्वेज एज ए पैरामीटर डिसाइड किया जाता है कि इसको माना जाएगा, और इस तरह से हैदराबाद स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट एकजुट होकर एक भाषाई आधार पर एक सूत्र में बंध गए। 1 नवंबर 1956 में जो ये यूनिलिंगुअल स्टेट्स थे, जो एक भाषा के आधार पर एकजुट राज्य थे, बाइलिंगुअल स्टेट जो था, बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट गॉट फॉर्म्ड मर्जिंग विद इटसेल्फ विद विदर्भ प्रोविंस। एक 2 भाषा के आधार को भी एक क्राइटेरिया मानकर बॉम्बे राज्य का गठन किया गया विदर्भ के साथ इसको मिलाते हुए। यानी फिर से आप क्राइटेरिया में एक ही भाषा हो जरूरी नहीं है। बॉम्बे विदर्भ पहले तो अलग अलग स्टेट थे, लेकिन फिर ये दोनों को 1 नवंबर 1956 में एक बना दिया गया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था बाइलिंगुअल स्टेट का, 2 भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, लगभग 5 साल तक रहा। और ये जो बाइलिंगुअल बॉम्बे नॉट ओनली एंटागोनिस्ट मराठीज़, इससे न केवल मराठी असंतुष्ट हुए, पर साथ ही जो गुजराती है वो भी अपना एक गुजराती सेंटिमेंट्स, गुजराती भावना को एकजुट करने में लगे, और फाइनली जो बॉम्बे स्टेट था उसको डिज़ोल्व करना पड़ा 1 मई 1960 में, जबकि गुजराती भाषा बोलने वाला जो एरिया के पोर्शन के लोग थे वो
डिमांड करने लगे कि हमें अलग से गुजरात राज्य की आवश्यकता है, और इसके लिए उन्होंने महागुजरात आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि उनका मानना था कि बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत उनकी स्थिति अल्पसंख्यकों की बन गई है। फिर आगे चलकर जब भाषाई पुनर्गठन के क्षेत्र में कार्य होता है, तो ये 1960 में जाकर ख़त्म नहीं होती है, अब तो ये शुरुआत होती है एक तरह से देखें तो। वो फिर आगे 1966 में बढ़ा, और उस समय बात हुआ 3 ट्राइफर्केशन की बात हुई। यहाँ बाइफर्केशन की हुआ, 2 भागों में विभक्त हो गया, तो जैसे, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 3 भागों के लिए डिमांड शुरू हो जाता है, और पंजाब, पंजाबियों के लिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो एक तरह से हम देखें तो भाषा के नाम पर एक सांप्रदायिक राजनीति की भी शुरुआत हो जाती है पंजाब में इसी समय, और इसी को पॉल ब्रॉस ने काफ़ी अच्छी तरीके से व्याख्या की है कि कैसे जो छोटे छोटे राजनीतिक अभिजात्य वर्ग हैं, उन लोगों ने अपनी समूह आधारित पहचान को बनाए रखने के लिए, विशेषकर भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर, उन्होंने समूह आधारित पहचान को पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने का शुरू किया, और उसके माध्यम से निजातीय आधार पर एक ऐसी व्यवस्था को निर्मित करने की कोशिश की जो उनके जो सेंट्रल लिंग्विस्टिक सिंबल है, जो केंद्रीय भाषाई पहचान है, उनके चिन्ह है, उसके साथ वो मैच कर सके और उसके आधार पर लोगों को मोबिलाइज़ कर सके। तो इस तरह से 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो पंजाब को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए और डिमांड बढ़ते रहे, उसके लिए विद्रोह होता रहा, प्रदर्शन होने लगे, अकाली दल ने इसका काफ़ी प्रदर्शन किया, और फाइनली 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ये डिसाइड किया कि 3 भागों में ट्राइफर्केट किया जाएगा पंजाब को। पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब, हरियाणवी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा, और उसकी जो राजधानी, जो यूनियन कैपिटल, जो संघीय राजधानी और संघीय क्षेत्र एक उसकी चंडीगढ़ होगी, और पहाड़ी भाषा बोलने वालों के लिए, जिसमें कि शिमला और कुल्लू का क्षेत्र को मर्ज कर दिया गया उस यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। तो पहले इनको संघीय क्षेत्र की तरह रखा गया हिमाचल प्रदेश को, और ये आगे चलकर 1971 में एक अलग राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस तरह से कई बार जो भारतीय राजनीतिक मानचित्र है, इसका भाषाई आधार पर पुनर्निर्माण, पुनर्चित्रण होने लगा, और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसने आगे चलकर बॉम्बे स्टेट को भी और उसको स्ट्रांग बनाया कि उसमें विदर्भ को ऐड कर दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ बॉम्बे स्टेट बाय यूनियन ऑफ विदर्भ, इसमें ऐड कर दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि ये जो सिलसिला चला था, इसका अनुमान पहले हमारे नेतृत्व ने नहीं लगाया था, क्योंकि अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छे से उस समय की कंडीशन का एनालिसिस कर चुके थे, और उन्होंने पहले ही, उनको काफ़ी इस बात का उस समय डर था कि जो नॉर्थ साउथ बेल्ट के बीच का जो विरोध है, वो भी एक भाषाई आधार पर पुनर्गठन का एक फैक्टर बन सकता है। इसीलिए उन्होंने इसकी वकालत भी की थी कि जो बड़े बड़े उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश है, इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए, और ये आगे चलकर हुआ भी। सन 2000 में आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। तो यहाँ ये नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोकसभा में सीटों का प्रतिशत है, वो लेकिन अनमूविंग रखा गया, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें देखो 42वें संशोधन जो संविधान में किया गया था, तो जो 1976 में किया गया था, तो सन 2000 तक लोकसभा की सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। आगे चलकर जब 2000 जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84 संवैधानिक संशोधन 2001 में हुआ,
तो भी ये व्यवस्था की गई कि 2026 तक लोकसभा के सीटों में मतलब प्रत्येक राज्यों की जो जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का प्रतिशत है उसमें कुछ बढ़ोतरी या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये व्यवस्था नहीं की जाती तो क्या होता, जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ ये स्पष्ट है कि वहाँ जनसंख्या के आधार पर उनका काफ़ी जल्दी विकास हो रहा है। तो इससे अगर हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें लोकसभा में काफ़ी कम हैं। अगर हम साउथ के स्टेट के साथ उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो उनको रिप्लेस करने में उतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी काफ़ी कम है। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि हर क्षेत्र का एक तरह से प्रतिनिधित्व बना रह सके और उसमें कोई मेजर शिफ्ट पॉपुलेशन की वजह से ना आए। फिर जो 1957 में गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स लिए कि जिससे कि जो समस्या को दूसरी तरह से सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे जो पृथकतावादी आंदोलन नागा नेता चला रहे थे, उनके साथ सरकार ने एक समझौता किया 1957 में। अंगामी जापू फिजो और नागा हिल्स तोशंग एरिया, अंगामी जापू फिजो के साथ, जो कि अंगामी जापू फिजो उस समय नागा नेता थे, उन्हीं के नेतृत्व में नागा लैंड के लिए एक पृथकतावादी आंदोलन चल रहा था। और उस समझौते का ही परिणाम था कि नागा हिल्स तोशंग एरिया को एक संघीय क्षेत्र के अंतर्गत अस्तित्व में आया, लेकिन उसको काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की गई। और आगे चलकर 1960 में एक 16 सूत्रीय समझौता होता है जवाहरलाल नेहरू और नागा पीपल कन्वेंशन के बीच, ठीक है, और नागा जनता के बीच। और इस समझौते से नागालैंड को एक फुल फ्लेजेड राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और फाइनली नागालैंड को अलग राज्य की मान्यता 1963 में प्रदान की गई। तो इस तरह से जो राज्यों के गठन पुनर्गठन की जो कहानी है राज्यों का भाषा के आधार पर, और इसका काफ़ी ये गुथा हुआ संबंध हमें लोकप्रिय जो स्ट्रगल्स थे, जो संघर्ष थे, जो प्रतिशोध विद्रोह उसको लेके प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे, वो जो शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के विभाजन के द्वारा, उसी समय से वो शुरुआत होती है। और मतलब वो शुरुआत तो आंध्र प्रदेश का गठन एकदम स्टार्टिंग में होता है और वो जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। और हाल में हम देख सकते हैं किस प्रकार आंध्र प्रदेश का पार्टीशन होता है और तेलंगाना का 2014 में अस्तित्व में आता है। तो इस तरह से ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में, एक नकारात्मक कारक के रूप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक समस्या के रूप में उभरी और उसके समाधान के लिए अलग अलग समय पर प्रयास किए गए। अब हम आते हैं उसके एक दूसरे परिप्रेक्ष्य पर कि गवर्नमेंट ने हिंदी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में क्या काम किया राष्ट्रीय भाषा के, क्योंकि ये तो हुआ कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन का इशू था कि हिंदी भाषा का जो मुद्दा था वो एक बहुत बड़ा चुनौती था सरकार के लिए कि उसका कैसे समाधान करेगी। तो 1963 में नेहरू सरकार ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कार्यालयी भाषा अधिनियम को पारित किया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि इस टर्म के ख़त्म होने तक, ठीक है, नॉट स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष बीतने के बाद, यानी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 26 जनवरी 1950, द इंग्लिश लैंग्वेज में एज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट, that is 26 January 1965, continue to be in addition to हिंदी। कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके लागू करने के 15 वर्षों के बाद तक, यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। एक तरह से ये जो एक्ट था, ये अधिनियम परिणाम था दक्षिण भारत के राज्यों के एक लंबे संघर्ष का, जो कि
गैर हिंदी भाषी राज्य थे और वे हिंदी भाषा को उनके ऊपर थोपने का लगातार विरोध कर रहे थे। और 1949 में जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में संवैधानिक सभा में चुना गया, तो ये डिसीजन जो था वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में लिया गया था। इसके मामले में अंबेडकर ने उस समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए बताया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो स्वीकृति मिली उस समय, तो वो काफ़ी एक बहुत ही छोटे मार्जिन से मिली थी। बस एक वोट जो है वो अगेंस्ट इंग्लिश के हिंदी को ज़्यादा मिला था, जिसके कारण वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसकी स्वीकृति मिली। पर जो हमारे संविधान में उसका जो ग्रेस पीरियड था वो 15 वर्षों का कर दिया गया 1950 के बाद, जिससे इंग्लिश जो है वो हिंदी के साथ ही कार्यालय भाषा के रूप में कार्यालयों में प्रयोग करने के पर्पस से, विशेषकर संघ के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको कंटिन्यू किया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो सिचुएशन आई कि ठीक है, हिंदी को कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग में 49 में स्वीकृत तो कर लिया गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली है। इसका कारण ये है कि जो दक्षिण भारत विशेष और फिर महाराष्ट्र में एक लंबा इसके लिए प्रदर्शन चला कि वहाँ पर ये एश्योरेंस भी दिया गया कि इंग्लिश को वो हिंदी के साथ एक तब तक व्यवहार कर सकते हैं जब तक वो चाहे। और ये प्रोटेस्ट का ही रिजल्ट था कि सरकार को बाध्य होना पड़ा इस तरह का निर्णय लेने के लिए। और 1967 में इसी अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया और उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया कि अंग्रेजी भाषा को तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक तत्संबंधी एक प्रस्ताव प्रभावी रूप से विधायिका, प्रत्येक राज्य की विधायिका से पारित ना हो जाए कि हैड नॉट अडॉप्टेड हिंदी, और पारित ना हो जाए, विशेषकर उन राज्यों से जिन लोगों ने हिंदी को एक कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। और भारतीय संसद की दोनों सदनें भी इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दे। ये आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि कई राज्य दक्षिण में हैं जो कि इसको स्वीकृत नहीं करेंगे। तो ये सारे उदाहरण दिखाता है कि कैसे राजनीति और राजनीतिक संगठन एक केंद्रीय स्वरूप ग्रहण करते हैं और उसके आधार पर चैनलिंग का वो एक रास्ता तैयार करते हैं निजातीय पहचानों को एकजुट होने में, और उसके आधार पर राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ाने में, और उसके आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने का। तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वर्तमान में जो ये कोलिशन गठबंधन की राजनीति का है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये तो असंभव ही है जब तक कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव नहीं हो सके। और क्षेत्रीय दल ही कहीं ना कहीं जो भारतीय प्रजातंत्र जो संघीकृत आधार पर कार्य करती है उसको सुगम, उसको वास्तविक बनाने में भी क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। पर क्या सारे क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व के लिए क्या भाषा के प्रश्न या भाषाई प्रतिबद्धता के आधार पर ही संगठित होते हैं कि नहीं, ये एक विचारीय प्रश्न है। क्या वो भाषा को सही में संवर्धन के लिए कार्य करते हैं कि भाषा को एज ए टूल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं? इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड पॉइंट रहा है भाषा के ऊपर। जो the change in the attitude of government as a response to the increased federalization of politics by way of accommodating the legitimate linguistic regional demands can be recognized। जो सरकार की जो है वो भाषाई मांगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने के जो स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि राजनीति में संघीकृत व्यवस्था के अंतर्गत मांगें बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे वैध भाषाई क्षेत्रीय मांगों को मान्यता प्रदान की जाए, ये सरकार के समक्ष एक चुनौती थी। तो अगर हम देखें तो जो केंद्रीय सरकार है वो तो इनफैक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन कमिंग अप विथ न्यू फेडरल इनोवेशंस। वो नई संघीय
कुछ इनोवेशन नई तरीक़ों के साथ आ रही है, जिससे कि जो भाषाई संबंधी मांग है उसको एकोमोडेट किया जा सके, उसको सम्मिलित किया जा सके, समस्याओं को अपने जो उनके विचार पटल में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके साथ सम्मिलित किया जा सके, और साथ ही कुछ नई व्यवस्थाएं स्थापित की जा सके, जैसे ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल काउंसिल की स्वायत्तशासी प्रशासनिक और क्षेत्रीय परिषद, इनका निर्माण किया जाए। इससे क्या होगा कि भाषाई जो मांग है उनकी भी पूर्ति होगी और पूरी तरह से वो अलग स्टेटहुड की व्यवस्था की मांग के बीच में एक सुलह भी किया जा सकेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसका एक उदाहरण है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, फिर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं, वो ये उस बात का उदाहरण है कि सरकार दूसरे तरीक़ों से इस समस्या को सामना करने के लिए तैयार हो रही है। 2012 में एक बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि हैदराबाद कर्नाटका के 6 जिलों को एक विशेष दर्जा प्रदान करने की मांग की गई, और इसको फिर उस समय की सरकार ने पास भी कर दिया। और फिर जब आगे चलकर जब राजनीतिक मांग और आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो और विशेषकर नए राज्यों के स्थापना के लिए, तो उससे फिर सरकार को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और उसका एक जो रिसेंट एग्जांपल है आपका तेलंगाना है, जो कि 2014 में अस्तित्व में आता है। अब हम आते हैं कि सरकार ने हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, ये आंदोलन हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन सरकार के थे, जिससे कि हिंदी का प्रमोशन हो सके और ग्रेजुअली लोगों को स्वीकार कर सके, हिंदी को स्वीकार कर सके। उसी में से एक था 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये जनरली समझा जाता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब हिंदी, अंग्रेजी और कोई क्षेत्रीय भाषा जो कि उस विशिष्ट राज्य का हो। यद्यपि जो शिक्षण कार्यों में हिंदी को पूरे देश में प्रयोग हो, इसके लिए हमेशा से इसके लिए दूरगामी रूप से उसका कार्यक्रम भी बनाया गया और उसको प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन इसको एक नीति के रूप में स्वीकृत करने का काम एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कार्यालय दस्तावेज के रूप में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो राष्ट्र शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीति 1968 में निर्मित हुई, उसमें उसको एक नीति के रूप में स्वीकार किया गया। इस दस्तावेज में ये कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाएं जो कि ऑलरेडी प्रयोग में है शिक्षा के माध्यम के रूप में, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे स्टेट हो गया है प्राइमरी। तो उसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए भी कोशिश करे कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि त्रिभाषा फार्मूला जो है उसको स्वीकृत किया जाए और इसके अंतर्गत आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अध्ययन को वरीयता दी जाए, और इसके तहत जो साउथ की जो भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर उनको भी हिंदी क्षेत्रों में पढ़ाया जा सके। मतलब इसमें क्या फार्मूला किया गया कि जो एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन हो, विशेषकर दक्षिण की किसी भाषा का, हिंदी इंग्लिश के साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में यानी उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाए क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, यानी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग किया जा सके। तो हिंदी के प्रचार के लिए एनपीई की जो 1968 की जो ये पॉलिसी थी, इसको प्रभावी बनाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि संविधान के अंतर्गत भी आर्टिकल 351 में जो प्रावधान है कि हिंदी को एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह यूज़ हो, जिससे कि भारत की जो मिलीजुली साझी संस्कृति है उसके विभिन्न कारकों का उद्भाषण हो सके, उस व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए इसको स्वीकृत किया गया। अब आता है कि
लिंग्विज़्म कैसे एक यूनाइटिंग फैक्टर, एक एकता के कारक के रूप में कैसे कार्य करता है। यहाँ तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं वो कैसे एक डिवाइडिंग फोर्स की तरह रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब इसके सॉर्ट आउट करने के लिए क्या मैकेनिज़्म डेवलप किया जा सकता है, इस पर चर्चा आवश्यक है। कि ज़्यादातर जो हम राष्ट्र राज्य देखते हैं जो अभी विश्व में कार्यरत हैं, वहाँ एक भाषा के आधार पर उन देशों का गठन हुआ है। और हम देखते हैं कि अगर कहीं भी ऐसा नहीं है, जैसा कि कनाडा है, बेल्जियम है, मलेशिया है, श्रीलंका है, तो वहाँ पर भाषा के आधार पर संघर्ष और भय के माध्यम से विभाजन होने का डर बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये देखना कि अब कैसे भारत का जो केस है, ये मल्टीलिंगुअल फ्रेमवर्क है भारत का, बहुभाषाई ढांचा है। इसके अंतर्गत भारत इस मामलों में काफ़ी अपवाद स्वरूप काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भाषा को अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो वो राष्ट्रीय एकीकरण का प्रचार करने के एक साधन के रूप में भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ ये भी काफ़ी संशय उत्पन्न करता है कि जब हम भारत में भाषाओं के उद्भव को देखें तो जो हमारी संशय हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि हमारी यहाँ की भाषाओं पर संस्कृत का, पर्शियन लैंग्वेज का, यहाँ तक कि अंग्रेजी का भी प्रभाव यहाँ की वोकैबुलरी पर, शब्द भंडार पर या उसकी शैली पर पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो कॉमन थीम्स है, जो सामान्य विचार के बिंदु है उसका, और विशेषकर जो लिटरेचर, जो साहित्य है इन भाषाओं की, उसकी जो विषय वस्तु है उस पर भी काफ़ी प्रभाव इसका रहा है। अलग अलग भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो भाषा एक यूनाइटिंग फैक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि जो साहित्य विभिन्न रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में है वो कहीं ना कहीं एकता के बिंदु को भी प्रतिबिंब करता है। क्योंकि जो इंडिविजुअल उस क्षेत्र में रहता है, ऐसा नहीं कि उस रीजन में ही रहता है, वो उससे बियॉन्ड जाकर भी कार्य करता है। तो ये दिखाता है कि जब अलग अलग क्षेत्र के साहित्य का कॉमन भाषाओं में ट्रांसलेशन होगा तो लोग वहाँ के साहित्य से परिचित होंगे, तो उससे भी एक अलग तरह की वी फीलिंग जनरेट हो सकती है। तो फिर ये जो भाषाई विविधता है वो एकता के कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जो रीजनल रेंडरिंग ऑफ रामायण महाभारत है, रामायण महाभारत को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, उसका कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसको अपनी अपनी भाषा में पढ़ते, समझते, सुनते, बोलते हैं। इसी तरह की प्रैक्टिस हम जो सेकेंड इसका जो वेव देख सकते हैं, जिससे कि इसके आधार पर भारतीय भाषाओं में एकता लाने का प्रयास किया गया। जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जितने भी उसके प्रशस्ति गान हुए या उसके बारे में कविताओं की रचना की गई, वो जो भाषा थी वो क्या था कि विदेशी जितने आक्रांता है उनके विरुद्ध, चाहे वो बंगाल से लिखा गया, उड़ीसा से लिखा गया, दक्षिण भारत से लिखा गया हो या पंजाब से, उसने लोगों को काफ़ी अपील किया। और उससे उस अपील का ही ये परिणाम था कि सभी लोग एकजुट होकर एक एकीकृत निकाय की तरह कार्य करने के लिए तत्पर हुए। अब अगर थोड़ा और हाल के समय में हम आते हैं तो भारतीय गद्य साहित्य जो है उसका जो विकास हुआ है और वो किस प्रकार से जो समकालीन सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है, वो भी हमें कहीं ना कहीं जो यूनिटी का फैक्टर है विभिन्न भारतीय भाषाओं के मध्य, वो हमें इसमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो जैसे पीजेंट है कि जो किसान है, जो या जो भूमिपति है, उनके बीच के संबंध है, उनके प्रति जैसे किसानों पर जो अत्याचार होता है उसके प्रति सिंपैथी, ये हर भाषा में, हर शैली में, हर बोली में, हर लिपि, हर लिटरेचर में हमें इसका रिफ्लेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक लैंग्वेज में किया गया है, दूसरे लैंग्वेज में नहीं बोला गया है। तो ये जो है ये दिखाता है कि कैसे अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप है उसके प्रति जो सिंपैथी वो हर भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस की गई है। और ये जो विवरण दिया जाता है ग्रामीण जनता का या उनके पिछड़ेपन का या उनसे जुड़ी हुई कुछ पूर्वाग्रह संबंधी मान्यता, उनके श्रम का, उनकी गरीबी का, ये सारी जो है वो हर भाषा को में वो कॉमन ही है, हमें वो कॉमन ही समझ में आता है और वो भी एक यूनाइटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अब कैसे बहुभाषावादी व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण संभव है?
कि कैसे मल्टीलिंगुअल फ्रेमवर्क जो बहुभाषाई हमारी जो ढांचा है वो कैसे राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत कर सकती है और एक पुल का काम कर सकती है भारत के विभिन्न भाषाओं के मध्य, जिससे प्रत्येक भाषाई समूह दूसरे क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सके और एक दूसरे के प्रति एक सहिष्णुता का भाव उत्पन्न कर सके। जो चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं कि भारत में जो भारत के लोग जो है वो काफ़ी विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए यहाँ रह रहे हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेज़र है कि इंटरनल मोबिलिटी अमंग देम का। ऐसा नहीं कि विभिन्न भाषा बोलने के साथ ही आंतरिक रूप से उनमें काफ़ी गतिशीलता भी पाई जाती है, और यहाँ तक कि जो लगभग ऑलमोस्ट ऑल दियर लैंग्वेज जितनी भी भाषाएं हैं हम देखेंगे कि उस पर संस्कृत का और कुछ हद तक पर्शियन का, अरबिक का और आज के समय में अंग्रेजी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो ये जो एक जो बृहद ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है जिसने जो ये कॉमननेस, जो ये एकता के भाव को या जो ये गहन रूप से जुड़े हुए भाषाओं, भारतीय भाषाओं के स्वरूप को, ये हमें इसकी प्रशंसा करनी होगी कि इसी से इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है, परस्पर संचार स्थापित हो सकता है, और उससे क्या होगा, उस संचार को स्थापित करने में कॉमन स्क्रिप्ट, एक समान जो लिपि है वो एक माध्यम बन सकती है। अगर एक कॉमन स्क्रिप्ट, एक लिपि, एक एडिशनल कॉमन स्क्रिप्ट जो है वो उसके अलावा एक एडिशनल, एक अतिरिक्त एक सामान्य लिपि अगर निर्मित की जाए और उसके आधार पर जो सिलेक्टेड भारतीय किताबें हैं उनका ट्रांसलिट्रेशन किया जाए, उनका प्रॉपरली अनुवाद किया जाए इम्पॉर्टेंट पीरियडिकल्स का, जो कि अलग अलग भारतीय भाषा में, यहाँ तक कि हर भारतीय भाषा में किया जाए, तो उस कॉमन स्क्रिप्ट से कहीं ना कहीं अगर कॉमन स्क्रिप्ट के माध्यम से, लिपि के माध्यम से उनका किया जाए तो कहीं ना कहीं उससे एक दूसरी व्यवस्था होगी, और ये अभी समय इसकी मांग भी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि लोग दूसरे भाषाओं से हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं। अब आर्मी का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पर उनको इसका एक्सपीरियंस रहता है कि वो हिंदी की टीचिंग वहाँ रोमन स्क्रिप्ट में होती है, तो वो इससे अवेयर है। तो इसलिए ये काफ़ी क्लियर है कि ऐसे कई उदाहरण हमें देख सकते हैं कि जहाँ पर एक दूसरी लिपि का प्रयोग एक भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। तो देवनागरी लिपि को केवल हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि ये जो भाषा है वो भारत की सबसे बृहद, सबसे बड़ी जनसमूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो मराठी से लेकर इसका हमें बहुत काफ़ी गहन जुड़ाव हमें गुजराती और बंगाली के साथ भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हर जगह की लिपि को वहन करने का प्रेशर न डालते हुए ये बहुत आसान तरीका हो सकता है भारतीय भाषाओं को प्रैक्टिकली, कि अगर हम एक सब्सटेंशियल रूप से मेजॉरिटी में जो भारतीय जनता जिस भाषा को बोलती है, जैसे कि देवनागरी लिपि है, उसको अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं एक एडिशनल, एक अतिरिक्त लिपि के रूप में, तो इससे क्या होगा, अलग अलग भाषाओं को समझने का भी हमें एक अवसर मिल जाएगा। कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में रिकमेंडेशंस दिए गए कि कैसे और इसमें VKRV राव ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसे हम भाषा की समस्या का समाधान कर सकें और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हो सकेगा, कि हिंदी को देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट में भारत की भाषाई, ये उनके ही सुझाव है, भारत की कार्यालय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी जो कि रोमन स्क्रिप्ट में है वो द्वितीय और अतिरिक्त कार्यालय भाषा के रूप में तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि कोई भी संघ का सदस्य राज्य इसके लिए अपेक्षा करता है, उसको बनाए रखना चाहिए। हिंदुस्तानी जो कि भारतीय जनता द्वारा हाल में बोली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो स्वरूप है ये ओरल जो कम्युनिकेशन, जो मौखिक जो संचार के लिए लिंक के रूप में ये प्रयोग होता है विभिन्न का जनता और बहुभाषीय जो भारतीय समाज है उसके बीच में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये लिंक के रूप में काम करता है विभिन्न वर्गों और विभिन्न जनताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर, उसको किस तरह समुन्नत किया जा सके
उसके लिए कार्य होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लिंक लैंग्वेज की तरह काम कर सके। फिर हिंदी को डेवलप करने के लिए एक ऑल इंडिया लैंग्वेज के रूप में ये बहुत ज़रूरी है कि इसके जो स्वरूप है, इसमें एसिमिलेशन ऑफ फॉर्म, स्टाइल एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन हिंदुस्तानी में जिस प्रकार के स्वरूप, शैली और भाव प्रयोग होते हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। साथ ही कुछ जो क्षेत्रीय भाषाएं जो कि 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में वर्णित है, वो मतलब सिर्फ संस्कृत से ही हम एक्सप्रेशंस लेते हैं वही ना हो, 8th शेड्यूल की भाषाओं के भी जो इम्पॉर्टेंट भाषाओं का चयन शब्द हैं, जो कॉमन यूसेज के शब्द हैं, उनको भी हिंदी में सम्मिलित किया जाए। क्योंकि एक लंबे समय तक होता क्या है, संस्कृत से ही हम किसी भाषा के विकास और डेवलपमेंट को और उसके जो वोकैबुलरी है, उसका जो शब्द संग्रह है हिंदी का, वो संस्कृत से ही हमेशा से उसका उन्नयन होता रहा है। तो संस्कृत का जो ये बैरोमीटर बना हुआ है कि उसी से होगा, वो तो हो, साथ ही दूसरे भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो काफ़ी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, उनका भी इसमें प्रयोग हो। साथ ही हिंदी को एक साहित्यिक स्तर पर विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसको एक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसके विकास के एक कारक के रूप में इसका विकास किया जाए। इसी की वजह से ही जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको भी अडॉप्ट किया गया, उसमें भी इस बात को रखा गया था। साथ ही जो पॉइंट 4 और 5 जिसकी बात अभी की गई, उसके लिए एक स्पेशल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक विशिष्ट राष्ट्रीय संगठन बने और जिसकी जो शाखाएं हैं वो प्रत्येक राज्यों में स्थापित हो, जिसके माध्यम से इसके लिए लोगों को एकजुट किया जा सके। इस संबंध में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो, प्रॉपरली मूल्यांकन हो, और जिससे कि प्रॉपरली जो एक्शन प्रोग्राम है वो एप्रोप्रिएट तरीके से लागू किए जा रहे हैं कि नहीं, उसका एक तरह से जांच हो और उसका समय समय पर उसको देखा जाए। साथ ही जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनको एक एडिशनल स्क्रिप्ट, एक अतिरिक्त लिपि के रूप में उनको देना ज़रूरी है कि वो देवनागरी लिपि को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में स्वीकार करें। और इससे क्या होगा कि विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, सिर्फ मातृभाषा की नहीं, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा और इंग्लिश की, ये भारतीय बच्चों को मिले और साथ ही एडल्ट्स के लर्निंग में भी ये एक सेकेंड इंडियन लैंग्वेज के रूप में डेवलप हो सके। यानी शुड बी गिवन टीचिंग लैंग्वेजेस अदर देन देयर मदर टंग्स एंड इंग्लिश। मदर टंग, मातृभाषा और इंग्लिश तो सारे भारतीय बच्चे पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ ही बच्चों, एडल्ट्स को ये ज़रूरी है कि द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत एक और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन करें। और भाषा की जो ट्रेनिंग है उसको इजी करने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक है उनका, आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। एक बृहद स्तर पर अनुवाद के कार्यक्रम को चलाया जाए, जिसके माध्यम और उसका आधार देवनागरी लिपि होनी चाहिए, और उसके द्वारा जो हमारे प्राचीन और कुछ सिलेक्टेड प्राचीन और आधुनिक कार्य जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं और विभिन्न अलग अलग स्क्रिप्ट में, लिपियों में लिखे गए हैं, उन सबको देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करके सर्वजन सुलभ बनाया जाए। साथ ही एक और बृहद कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिससे जो ये ट्रांसलेटेड, जो सिलेक्टेड, जो हमारे प्राचीन और भारतीय आधुनिक जो कार्य हैं विभिन्न भाषाओं में, वो दूसरे भाषाओं में भी इनका ट्रांसलेशन हो सके, कि देवनागरी में भी हो, दूसरे भाषाओं में हो। और साथ ही बच्चों के और जो एडल्ट की जो वयस्क हैं उनके जो लिटरेचर है, जो क्रूशियल टू जो राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में है, उनको भी एक तरह से हर भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में सर्वजन सुलभ बनाया जा सके। और उसके बाद जो केंद्रीय जो इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं की केंद्रीय संस्था, और जो रीजनल लैंग्वेज सेंटर्स है, क्षेत्रीय भाषाई जो केंद्र हैं, साहित्य अकादमी है, इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इनको काफ़ी सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में
फंड प्रदान किया जाए, जिससे कि वो अपने जो अंतर संचार को विभिन्न भाषाओं के मध्य एक साझी व्यवस्था निर्मित हो सके और सभी भारतीय भाषाओं और साहित्य का समुन्नत विकास हो सके, उसको कार्य को प्रचार प्रसार कर सके, इसके लिए इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब हम इसको सम अप करते हैं। पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे वो एक नेगेटिव फोर्स की तरह काम कर रहा था, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि जो ये स्ट्रैटेजी जो रणनीति अपनाई जा रही है कि जिससे कि विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को सम्मिलित किया जा सके और उसके काफ़ी परिणाम हम देख सकते हैं। जैसे इससे क्या हो रहा है कि जो केंद्र सरकार के विरुद्ध जो संघर्ष की जो प्रवृत्ति है उसमें काफ़ी कमी आई है। राजनीति का जो है रीजनलाइजेशन हो रहा है, क्षेत्रीयकरण हो रहा है, राजनीतिक सहभागिता काफ़ी बड़ी है। वास्तव में अगर हम देखें तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को मान्यता और राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व होगा तो वो आधार तो क्षेत्रीय जो विशिष्टता और क्षेत्रीय दलों के आधार पर ही ना वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में राजनीतिक संगठन उभर कर आ रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो राज्य जो है स्टेट टुवर्ड्स वी फाइंड दिस मूवमेंट ऑफ स्टेट टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, अब प्रजातांत्रिक केंद्रवाद की तरफ जो है वो आंदोलन राज्य कर रहे हैं, जिसको कि लेनिन ने भी डिस्क्राइब किया था कि राज्य जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तो होगी लेकिन साथ ही उसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी फीचर होगा, स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था होगी और क्षेत्रों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान भी दिया जाएगा और ख़ासकर उनकी जो विशेष सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो है कि इसके कुछ जो पॉजिटिव डायमेंशन है इसको भी हमें देखना होगा कि अगर प्रॉपरली एक संघीकृत ढांचा को काम करना होगा तो क्षेत्रीय विविधता को स्वीकृति भी देनी होगी। तो जो भाषा की जो प्रॉब्लम है, जो भाषा की जो प्रॉब्लम भारत में है, इसके लिए बहुत ही धैर्यपूर्ण और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम जो हमारे मूलभूत विषय है उस पर हमारा ध्यान रहे, न कि जो छोटे छद्म टेम्पोरल कुछ पैशंस, कुछ क्षणिक आवेश से उत्पन्न होने वाले छोटे विषय हैं उससे हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है और शॉर्ट पीरियड एक्सपीरियंस है उनसे प्रभावित नहीं होना है एक्सपीरियंसेस से, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इसमें ज़रूरी है। क्योंकि भाषा जो है ये एकजुट भी कर सकती है और विभाजित भी कर सकती है। ये सब कुछ निर्भर करता है कैसी नीति हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो आवश्यकता किस बात की है कि एक सशक्त राष्ट्रव्यापी भाषाई आंदोलन हो, जिससे कि ये बहुत आसानी से हमारे देश में एक कार्यालयी भाषा के प्रतिनिधि उसके लिए कार्य करें और उसके द्वारा जो देश की जो साझी संस्कृति है, मिलीजुली संस्कृति है और भाषाई जो हमारे पास एक संपत्ति है, विभिन्न भाषाओं में जो एक हमारे पास धरोहर है, संपदा है, उसकी लिपि, शैली, काव्य, गद्य, पद्य है, उन सब को साथ ही जो उनके बीच में एक कनेक्शन से इस्टेब्लिश हो सके और जनता को एक ओरल, एक मौखिक लिंग हिंदुस्तानी के रूप में प्रदान किया जा सके, जो कि निश्चित रूप से एक लिंग के रूप में काम कर सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को और समुन्नत करने में, और साथ ही जो अलग अलग क्लासेस है जो उसके मेन यूज़र है वो भी उससे समन्वित होंगे और धीरे धीरे बाकी क्षेत्र के लोगों को भी इस भाषा से बहुत पॉजिटिवली जोड़ने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी उसको हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिल सकती है। धन्यवाद।